नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और देखिए, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि बीएड और बीटीसी के कई सेमेस्टरों का परीक्षा तिथि आ गई है और बहुत सारे विद्यार्थियों से फ़ोन करके मैसेज आया, फ़ोन करके और मैसेज के माध्यम से ये कहा गया कि सर कुछ सब्जेक्ट जैसे गणित, हिंदी, इंग्लिश जो है, इनके जो है क्वेश्चन कम से कम उनको करा दिए जाएं। तो उनके रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए दोस्तों ये विचार किया गया कि चलिए ये पूर्व के जो प्रश्न है राजन सीरीज, इसी की मांग कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखिए, ये डीएलएड प्रशिक्षण चतुर्थ सेमेस्टर हेतु ये चौथा प्रश्न पत्र है गणित का। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो है संपूर्ण व्याख्या करने की कोशिश की जाएगी। जहां पर आपको न समझ में आए कमेंट बॉक्स में बता देंगे, और जिनका ये विषय नहीं होगा वो परेशान नहीं होंगे, वो न देखेंगे। सबका ध्यान रखना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कर, वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न है, काश ए बराबर 0 तो ए का मान क्या होगा। देखिए, काश ए बराबर 0 तो 0 जो होता है दोस्तों, काश 90 डिग्री का मान होता है। काश 90 डिग्री का मान होता है, और काश काश जब खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, ए बराबर 90 डिग्री। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो त्रिकोणमिति वाले जो जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इससे आप परेशान ना हो, क्योंकि इसका जब त्रिकोणमिति वाला चैप्टर शुरू होगा तो वहाँ पर मैं आपको अच्छे से व्याख्या करके बता दूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो होगा दोस्तों, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आंसर दिया भी हुआ है, लेकिन कैसे आता है गणित में ये जानना बहुत जरूरी है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि आंकड़े का बहुलक, तो मैं शब्दों को व्याख्या कर दूंगा। देखिए, बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आपको दिखे वही बहुलक होता है। बहुलक या बहुमत, आप वोट देते हैं तो जानते हैं कि भाई जो बहुमत में होती है उसकी सरकार होती है, तो इसी तरह से बहुलक है। आप देख रहे हैं कि इसमें जो है दोस्तों 7 सबसे ज्यादा बार दिख रहा है। आप काउंट करके देख लीजिएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इसका मान पूछ रहा है, सरलतम मान। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा। ऐसे कट जाएंगे। तो कटने के बाद आपका बचेगा 1, और 1 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, 1 ही होगा। भाई बीएड बीटीसी दोस्तों के साथ बहुत सारे लड़कियां भी करती हैं, उनको भी। तो देखिए, ये जो है आप लोग ख्याल रखिए, और जहाँ पर जो ना समझ में आए मैं कोशिश पूरा करूँगा कि आप लोग को समझ में आए, और ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो फिर उसको व्याख्या मैं कर दूंगा। देखिए, एक कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास जो है 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि, तो देखिए परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है दोस्तों, परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब देखिए, व्यास का मतलब क्या आता है, 2r बराबर 12 सेंटीमीटर। व्यास 2r के बराबर होता है, तो r बराबर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर मान रख देंगे आप लोग, तो 2π और r के जब 6 रख देंगे, 6 दूना के 12π। तो आप इसे ये मत समझे कि इसे उठा लिया, यहाँ से 12 आया, इन दोनों का गुणा करके। ऑप्शन ए आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इस पर जो है देखते हैं कि पीला कलर कैसा लगता है। चलिए देखिए, आप अगला पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का
योग होता है। तो देखिए कोई भी चतुर्भुज हो, समांतर समचतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। कोई भी चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है दोस्तों 360 डिग्री ही होता है। और 360 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 90 अर्थात 4 समकोण। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें कह रहा है कि परिमेय संख्या इतने का सरलतम रूप है। सरलतम रूप का मतलब ये दोस्तों, इसको कट पिट कर देखिए, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। और उसके बाद ये 4 8 32, 4 25 100। ऑप्शन सी आपके यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये दिया हुआ है, लेकिन जो बीएड बीटीसी विद्यार्थी करते हैं, मान लें कि उनका अभी हर एक विषय सही नहीं होता है, इसलिए मैं इसको कटा करके दिखा दे रहा हूँ। आगे जो है जब, अब देखिए ये कह रहा है कि इतने का घनमूल बताइए। तो देखिए इतने को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं कि 6 अंक पर दशमलव है, तो घनमूल निकालना है ना। तो घनमूल में दोस्तों 3-3 अंकों का जोड़ा बनना चाहिए। तो 1 बटा में 3 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं दोस्तों, घनमूल में जो है 3-3 का जोड़ा बनना चाहिए। तो घनमूल में देखिए 3-3 का, तो ये जो होगा ये 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से समझिए, क्या कह रहा है कि घनमूल पूछ रहा है। तो घनमूल में होता है दोस्तों, जैसे वर्गमूल में 2 अंकों का जोड़ा मिलना चाहिए। जैसे 4 है, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2, तो ये कैसे आता है 2 गुणे 2। और अगर यही हो जाए कि 8 का घनमूल निकालना है तब 2 होगा, तो यहाँ पर कैसे होगा 2 गुणे 2, मैंने 3 दिखेगा, 3 का जोड़ा, तब जो है 1 बाहर निकलता है घनमूल में। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि इतने का घनमूल बताइए। तो देखिए 6 अंक पर 6 दशमलव है, तो 6 जीरो हम लोग नीचे लिखेंगे और इसका घनमूल निकालेंगे। जब आप यहाँ पर ऐसे, पहले हम लोग इस प्रश्न को समझिए, फिर बाद में हम लोग इरेज करके समझ लेंगे। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 100, 2 का जब 3 पेयर आपको दिखेगा, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, तो बराबर क्या हो जाएगा 0.01। ऑप्शन बी आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर तो कह रहा है कि इस समीकरण को हल करना है। समीकरण इतने और इतने के हल में y का मान आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 3x बराबर 6 दिया है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 दूना के 6 कट जाएगा, और x का मान रख देंगे तो इसमें आपको y का मान निकल के आ जाएगा। और वो क्या होगा, लाइए रख देते हैं, 4 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 2 प्लस y बराबर 14। तो y बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस क्या हो जाएगा 8, ये 4 दूना के 8 इधर आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है, त्रिकोणमिति के प्रश्नों से आप घबराइएगा नहीं। त्रिकोणमिति के प्रश्न जो दोस्तों, जब त्रिकोणमिति वाला चैप्टर शुरू होगा तो वहां पर पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको अगर मान याद ना हो तो याद करने का तरीका बता देता हूं, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर साइन 60 और काश अंश का मान रख देंगे तो कट पिट के 1/2 आएगा। और यहाँ पर भी इसका मान जब रखेंगे, लाइए मैं रख करके दिख, तो चलिए दोस्तों इसको मैं बता ही देता हूं। वैसे आप कहें तो, या चलिए जब त्रिकोण देखिए
ये साइन साइन और कास, ये जितने भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात देख रहे हैं, इनका मान निकालने का एक बहुत आसान सा फार्मूला है, वहां से मैं बता दूंगा, तो आप सबको अगर नहीं भी याद रहेगा तो आप निकाल लेंगे। देखिए आपको यहीं पर बता ही देता हूँ। 0, 1, 2, 3 और 4 लिखिए, सब में 4 से भाग दे दीजिए। और उसके बाद सबका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या आता है? 0। ये आपका मान साइन का निकल करके आता है, और ये हो जाता है 0 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, अरे नहीं 0, 30, 45, 60, 90। तो आपसे पूछा जाएगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। और साइन 30 अंश का मान कितना होगा? 1/4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1/2। 45 अंश का मान क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। और 60 अंश का मान क्या हो जाएगा? साइन 60 अंश का मान √3/2 हो जाएगा। और 90 का मान 0, 0, ये 4, 4 कट जाए तो 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। ये आपका साइन का मान निकल गया 0 डिग्री का, और ये 30 डिग्री का, ये 45, 60, 90। तो इस प्रकार से आपको न भी याद रहे तो आप मान निकाल सकते हैं, ठीक ना। और साइन का उल्टा कर देंगे तो काश निकल के आ जाएगा। तो काश 0 अंश का मान क्या हो जाएगा? 1। 30 अंश का मान क्या होगा? √3/2। और ये हो जाएगा 1/2। नहीं, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया, और ये अपने जगह पर ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/2 और 0। तो हम लोग का पहला प्रश्न ही था, देखिए, तो काश 90 डिग्री का मान कितना है? 0। तो पहला प्रश्न ही था हम लोग का कि काश ए बराबर 0। तो हम लोग ये 0 लिखे थे हम लोग, क्या? काश 90, और काश काश कट गया था, तो ए बराबर क्या हुआ था? 90 डिग्री आंसर आया था, ठीक है ना। ये यहीं से आया था। चलिए, तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं। तो आपके 9वें नंबर प्रश्न में क्या पूछा है? 9वें नंबर में पूछा है, मैं अभी इसको इरेज नहीं करता हूं ताकि आपके सामने रहे। 9वें नंबर में प्रश्न में पूछा है साइन 60 बटा में काश 30 का मान क्या होगा। तो साइन 60 अंश का मान बताइए। साइन 60 डिग्री का मान देखिए, साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा? ये वाला होगा। थोड़ा सा मैं रुकिए, कलर चेंज कर देता हूं। साइन 60 डिग्री का मान ये होगा, तो √3/2 हो जाएगा। और जो काश 30 का मान पूछा है, तो देखिए जो पलट करके आया है, तो काश 30 का मान क्या होगा? √3/2 होगा। काश 60 अंश का मान √3/2 होगा, और काश 30 अंश का मान √3/2 हो जाएगा, ऐसे। तो ये कट पिट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जबकि उत्तर 1 को कह रहा है, जो ये गलत कह रहा है, ठीक है ना, एकदम गलत कह रहा है। इसका आंसर जो होगा दोस्तों 1 होगा, ऑप्शन बी वाला। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, मैं इसको इरेज नहीं करता हूं, और इसको तो इरेज कर ही सकता हूं। अब इसी में देखिए, क्या होगा दोस्तों कि काट 30 और tan 45 अंश का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, यहां से आप निकाल सकते हैं साइन, ये काट और tan कैसे निकलता है? देखिए, काट बराबर होता है काश थीटा बटा में साइन थीटा, ठीक है ना। और tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में काश थीटा। तो
जब आपको मान नहीं याद है तो आप यहाँ से रख करके मान निकाल लेंगे। और तो देखिए काट 30 अंश का मान होगा दोस्तों, काट 30 अंश का मान क्या होगा, काट 30 अंश का मान √3 होगा। यहाँ पर मान रखेंगे तो काट 30 अंश का मान √3 और tan 45 अंश का मान क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए वाला आपके आंसर दिख रहा है 1/, नहीं रुकिए, इसमें काट 30 अंश का मान होगा दोस्तों √3, ठीक है, और tan 45 अंश का मान हो जाएगा 1। तो इसमें जो दोस्तों बी वाला आंसर होना चाहिए, ये गलत दिया। देखिए ये चीज जो यहाँ पर ये बार बार गलत दे रहा है। चलिए मैं इसको पूरे को इरेज कर देता हूं थोड़ा सा, और त्रिकोणमिति वाला चैप्टर में मैं इन सबको अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो किताबें होती हैं, छोटी किताबें होती हैं, उनके साथ यही समस्या होती है कि आंसर बहुत गलत देती हैं। तो देखिए काट 30 अंश का मान जो होगा दोस्तों कितना होगा, √3 हो जाएगा। और ये बताइए tan 45 अंश का मान जब 1 होगा तो ये √3 तो आंसर होगा, और यहाँ पर आंसर दे रहा है, ये आंसर दे रहा है। तो ये गलत, इसको आंसर को गलत करिए, ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों ये त्रिकोणमिति के दोनों प्रश्न जो है इसका उत्तर ये गलत बताया, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों, किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना सेमी स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए, ठीक ना। तो आप जानते हैं कि πr² जो होता है ये वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, और पाई का मान रख देंगे 22/7 r² बराबर 88 00, तो 22 चौक 88 करेगा, ठीक ना। कट पिट के दोस्तों आपका मान निकल जाएगा। तो ये देखिए ये वाला डी वाला करेक्ट हो, क्योंकि ये जो नीचे से 7 जाएगा दोस्तों तो इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो आर का मान यही होगा 20/7 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। ऐसे प्रश्नों का हल कैसे निकालते हैं बताइए। अगर विकल्प के रूप में दे तो ये मान रख करके देख लीजिए कि किसका मान, कौन सा मान रखने पर मान 0 हो जाएगा। जैसे x बराबर पहले 1 रखिए, x बराबर 1 रखिए तो देखिए 2 कम 2, और ये भी -2 हो जाएगा, -1 लाइए रख देते हैं। अगर 1 रखेंगे -1 तो क्या हो जाएगा, 2 -1 बराबर 2 -2 कट पिट 0। तो ये जब 0 हो गया तो इसका मतलब ये होगा। अब देखिए एक तो कई जगह दिया हुआ है, लेकिन अब जो है दूसरा जो -1/2 रखेंगे तभी ये क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार से आपका आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन ए होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये तो ऑप्शन विधि से हो गया, ठीक है ना, और जो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, देखिए सॉल्यूशन निकालने के लिए इसमें ऐसे करना होता है, इसका जो है इसमें अगर कोई यहाँ पर अंक दिया, जैसे 2 दिया है तो 2 का 1 में गुणा करिए, क्या बन गया, 2 का में 2। अब जो है 2 का ऐसा गुणनखंड करिए कि गुणा करने पर 2 मिले, ठीक है ना। 2 का ऐसा गुणनखंड करिए कि गुणा करने पर 2 मिले और जोड़ने घटाने पर ये -1 आए।
तो कैसे करेंगे, देखिए मैं लिखता हूँ 2x, और देखिए तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 1 तो लिख ही सकता हूँ, ठीक है ना। तो 2 को 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर माइनस, यहाँ चिन्ह को जब किया रखेंगे तो -2 गुणे 1 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमको चाहिए -1 चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना किसी भी संख्या के बगल में, तो हम इसको लिख सकते हैं -2x प्लस x -1 बराबर 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए मैं जो कह रहा था कि इसका जो इस यहाँ पर ला करके गुणा कर दिए, तो 2 का -1 में जब गुणा करेंगे दोस्तों तो ये -2 होगा, और आपको गुणा करने पर -2 आना चाहिए, ठीक है ना, गुणा करने पर -2 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर -1 आना चाहिए। यक्स के आगे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, और चिन्ह को कंसीडर करेंगे तो -1 है। तो यहाँ पर जब कुछ नहीं दिया, इसे लोगों को लग रहा है कैसे होगा, तो अगर यहाँ पर कुछ दिया रहता तो इसमें अंतिम वाले में गुणा करिए, तो 2 गुणे -1 बराबर -2, -2 का ऐसा गुणनखंड करिए कि गुणा करने पर -2 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, -1 आ जाए। तो देखिए -2 गुणे 1 हम कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करिए कि 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस, नहीं रुकिए 2x स्क्वायर है दोस्तों, घबराना नहीं चाहिए, वो लिखने में गलती होगा तो उसको सुधार लिया। 2x अगर जब कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो ये तो यहाँ से एक x बच जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, -1 बचेगा। और फिर करिए, देखिए यहाँ पर देखिए -1 कॉमन ले लीजिए, तो नहीं 1 कॉमन लेंगे, जब 1 कॉमन लेंगे तो x -1 बच गया। अब देखिए बराबर 0, तो यहाँ से देख रहे हैं कि x -1, और फिर यहाँ से 2x + 1 बराबर 0। तो अब देखिए इस ऐसे में जब मान निकालना होता है तो x -1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 एक मान हो गया, और फिर जब इसको लेंगे आप तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर -1/2, ऐसे इसका आंसर निकलता है, ठीक है ना, x बराबर -1/2। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। तो दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आ रहा है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या है, बताइए। तो 2-2 का पेयर बनाएंगे आप, तो देख रहे हैं कि 3, कुछ नहीं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 3 पेयर हो जाएगा, तो अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। संख्या इतने के वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किसी चतुर्भुज के किन्हीं तीनों कोणों का योग इतना है तो चौथा कोण का मान बताइए। तो जानते हैं कि सभी कोणों का योग 360 होता है, तो चौथा कोण घटा देंगे तो आपका मान निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा दोस्तों, इधर हो जाएगा। 300 में से 360 में से 285 घटा देंगे तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है, बताइए। एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या में के अवयवों की संख्या है। तो अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या क्या कह रहा है, 1 बता रहा है। ऑप्शन सी आंसर होगा। एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के
अवयवों की संख्या है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। ठीक है ना। तो आंसर क्या दे रहा है, सी दे रहा है। अब ये कैसे दे रहा है पहले इसको समझिए। जब एक स्टैंडर्ड पासा होता है दोस्तों, स्टैंडर्ड पासा में एक के विपरीत 6 होता है। लूडो खेलते हैं ना, लूडो में पासा आप लोग खेलते हैं तो एक के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है और 3 के विपरीत 4 होता है। ये क्या होता है कि दो अपोजिट का योग जो है दोस्तों 7 होता है। ठीक है ना। एक देखिए सबका। अब ये कह रहा है तो ये पासा का नियम है दोस्तों, और है भी ऐसा कि कभी भी आप विपरीत सतहों को एक आदमी साथ में नहीं देख सकता है। आप अगर अपने घर को पूरब दिशा से खड़े होकर के देखेंगे तो पश्चिम की दीवार आपको कैसे दिखेगी, उसी प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या केवल 2 ही हैं, 3 और 5। ठीक ना। तो वही कर एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। तो कभी भी आप जो एक ही अंक देख सकते हैं एक साथ में। तो वही उत्तर हो रहा है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं दोस्तों। इतने का घनमूल निकालना है। ठीक है ना। तो हम लोग एक प्रश्न में निकाले थे, तो 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और देखिए 2 मैंने 2 3 बार पेयरिंग मिल रही है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 100 निकल के आ जाएगा। और फिर करेंगे तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर हो गया। अब देखिए परमेय संख्या इतने तथा इतने का भागफल है। ठीक है ना दोस्तों। तो भाग करना है, तो आप भाग करना जानते हैं, तो कटेगा 4 दूना के 8 और 5 तिहाई 15। ठीक है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा, रुके रुके, परमेय संख्या इतने तथा इतने का भागफल है। तो जब भाग करेंगे तो भागफल निकल करके आएगा। ये दोस्तों आप इसे देखिए, ये जो 3 जो है दोस्तों ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। और माइनस माइनस को हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। इतना तो आप समझते हैं ना, नहीं समझते हैं भाई लीजिए मैं कर देता हूँ। 4/5 भागा 8/15 कर देंगे तो क्या होगा, 5 तिया 15 और 4 दूना के 8। तो ये 3 कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो वही हो जाएगा 3 और ये वाला माइनस माइनस रहेगा और बटा 2। आपका ऑप्शन सी क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, का घनमूल बताना है आपको। ठीक है ना। तो घनमूल निकालने के लिए 8 त्रिके 24 और 24 3 27 बटा में 8 का घनमूल आप लोग निकालेंगे तो 27 का घनमूल 3 हो जाएगा। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तेना 29 27 और 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 3/2 हो जाएगा। एक वर्ग का विकर्ण इतने सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा होगी। तो देखिए वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं। वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है a/√2। अगर वर्ग की भुजा a हो तो विकर्ण a/2 होगा। 5/2, तो ये दोनों खत्म, तो भुजा कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत माध्य है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत माध्य। तो प्रथम 10 विषम संख्याएं आप लिख लीजिए, 1 3 5 7।
ठीक है ना। अभाज्य नहीं कहा है, मैं अब आगे बताया हूँ जिसमें एक को अभाज्य नहीं, संख्या एक को अभाज्य नहीं माना जाता है। तो विषम संख्या ऐसे 10 लिख लीजिए, उनको जोड़ करके और 10 भाग दे दीजिए, आपको औसत निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इतने में बहुलक पूछा है आपसे, तो बहुलक जो देख रहे हैं कि दो जो है 2 बार आया है, 0 जो 2 बार आया है और कोई संख्या रिपीट नहीं कर रही है। अब चलिए, में माध्यिका है, ठीक है ना, इसका आपको माध्यिका बताना है दोस्तों। तो माध्यिका बताने के लिए इसको आप आरोही या अवरोही क्रम में लिख लीजिए पहले, ठीक है। तो देखिए 2, 4, 6, 8 और 10, और जो बीच में आए वही आपको क्या होगा दोस्तों, माध्यिका होगा। देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 दो दो के अंतराल पर है, और तो ये आपका माध्यिका होगा। अगर अंतराल समान नहीं होगा तो देखिए माध्यिका और माध्य लगभग एक ही होता है, ठीक है ना, माध्यिका और माध्य लगभग एक ही होता है। तो अगर यहाँ पर गैप देख रहे हैं कि 2-2 का अंतर है, तब तो ये माध्यिका और माध्य दोनों एक हो जाएगा। लेकिन अगर जो है गैप अंतर नहीं रहेगा, जैसे मैं आपको कह दूं कि 1, 2, 3, 4, नहीं ठीक है, तो यहाँ पर माध्य क्या आएगा, देखो माध्य दोस्त 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर माध्य इनके बीच का आएगा, निकालेंगे तो 2.5 आएगा। तो यहाँ पर होगा माध्यिका दोस्तों 6 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 2 की घात 7 का मान कितना होगा। 2 की घात 7 का मान, अब 2 का 7 बार गुणा कर लीजिए तो आपको निकल के आ जाएगा 128। अब आपको नहीं लग रहा हो तो लीजिए इसको भी हम कर देते हैं। 2 की घात 3 का मान होता है 8, 8 गुणे 2, 8 × 64 हो जाएगा, और 64 दूना के 128 हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए कि समतुल्य करणी होगी। यहाँ पे ये 4 देने का मतलब है दोस्तों, समझ रहे हैं ना, 4 देने का मतलब ये है कि अगर 7 निकलेगा तो उसको 4 का जोड़ा होना चाहिए। लेकिन देखिए समतुल्य करणी क्या होगी, यहाँ पर डी ऑप्शन दे रहा है ना, क्यों दे रहा है, देखिए ये 7 तो अंदर है और ये 4 जो आपको बाहर दिख रहा है, जब ये भीतर जाएगा तो आपको 4 बार लिखना पड़ेगा। आपको 4 बार लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 4 लिख दीजिए, लिखना जरूरी हो यहाँ पर। जब इसका गुणा करेंगे तो इसमें कोई नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए ये ऐसे लिखा है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जैसे वर्गमूल में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 2 होता है, घनमूल में यहाँ पर 3 होता है। यहाँ पर 4 लिखने का मतलब ये है कि ये 4 बाहर जो दिख रहा है ये बाहर तभी आया है जब अंदर कितनी बार रहा होगा, 4 बार रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कौन राशि बड़ी है, आपको बड़ा बताना है। तो ऐसी संख्याओं का बड़ा छोटा निकालना आप जानते हैं। अब देखिए सबका वर्गमूल है तो जो संख्या बड़ी है वो बड़ी होगी। हाँ, ये देख रहे हैं कि 2, 3, 4, 5 में 5 सबसे बड़ा है तो बड़ा होगा। अब ये जो अलग अलग रहता है तब समस्या आती है, कितना होगा। तो देखिए 2 का मान होता है 2 का वर्गमूल होता है 2.41, नहीं 1.414 होता है। देखिए 4 1 4 से मैं समझ गया कि ये 2 को ख्याल नहीं किया। 2 का वर्गमूल होगा 1.414। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इतने का मान बताइए, तो इतने का मान ये दोनों में करनी में गुणा हो जाएगा 6 हो जाएगा।
अब देखिए ये प्लस दिया हो दोस्तों, इतने का मान बताना है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। 7 का वर्ग, 7 का वर्ग आप जानते हैं कि 49 होगा। 169 का वर्गमूल, तो 169 को जब आप लिखेंगे तो 13 गुणे 13 होता है और इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13। इतने का वर्गमूल ज्ञात करने को कह रहा है, तो घबराइए मत आप इससे, ठीक है ना। इतने का वर्गमूल ज्ञात करने को कह रहा है तो इससे घबराइए मत, और इसका इसमें गुणा करें, इसको जोड़ करके और वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा आपका। इसमें क्या करेंगे आप, 21 गुणे 169 करिए प्लस 51 कर दीजिए, बटा में क्या कर दीजिए 169, और इसके बाद जब निकालेंगे तो ऊपर का वर्गमूल नीचे के वर्गमूल निकाल उकाल के कट पीट के यही आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना इतना किसके बराबर है, 8 माइनस 6 हो जाएगा। 8 माइनस 6 क्या बराबर होगा, 2 होगा। बेलन के आयतन का सूत्र है, देखिए तो ये सब सूत्र जब चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। तो बेलन का आयतन का सूत्र जो होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। ये कैसे होता है, देखिए किसी भी चीज का आयतन निकालना है तो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार इसका वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और यच जो ऊंचाई हो गई तो यच गुणा कर देंगे तो यही आपका क्या होगा दोस्तों, आयतन का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र निकालने के लिए दोस्तों देखिए, एक वक्र पृष्ठ होता है, एक संपूर्ण वक्र पृष्ठ होता है। तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण वक्र पृष्ठ में अंतर यह है कि वक्र पृष्ठ में जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो वक्र पृष्ठ के अंतर्गत आती हैं, और संपूर्ण वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि जो चीज नहीं भी दिखाई दे रही है। जैसे आप अपने घर को बाहर से देखेंगे तो ना ही आपको छत वाला तल दिखाई देगा और ना ही आपको जमीन वाला तल दिखाई देगा। तो आपकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आपके घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो वक्र पृष्ठ होगा। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में आपके छत और जो जमीन का क्षेत्रफल है वो भी आ जाता है। उसी प्रकार से किसी भी चीज का, देखिए तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा है, तो आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और वक्र पृष्ठ निकालने के लिए आधार की परिधि, तो परिधि क्या होगी 2 पाई आर। ये जो आधार इसका देख रहे हैं कि गोला ही तो वृत्त ही तो है, तो 2 पाई आर हो गया और गुणे ऊंचाई, तो देखिए 2 पाई आर यह चीज का क्या हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। ये है वृत्त का परिधि और गुणे ऊंचाई। चलिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या है, देख रहे हैं ना, पूछ लिया जो मैं आपसे कह रहा था अभी। तो अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल इसका जोड़ दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये वृत्त होता है, ठीक है ना, वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये तो नीचे का हो गया, और ऊपर का जोड़ने के लिए फिर पाई आर स्क्वायर जोड़ें तो 2 लिख दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए। ये होगा आपका संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो जाएगा। तो अब क्या चीज काम में मिल रहा है आपको, तो देखिए अच्छा ये दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर फिर गड़बड़ दिया हुआ है, ये आर स्क्वायर नहीं होगा, इसको ऐसे करना चाहिए 2 पाई आर एच। तो ये सही है, देखिए ये ब्रैकेट में आर स्क्वायर नहीं, ये केवल आर का स्क्वायर होगा तब जाकर सही होगा, ठीक है ना। देखिए हम लोग क्या आ रहा है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर आ रहा है। तो ये जो ब्रैकेट बना करके दे रहा है तो ये गड़बड़ कर रहा है। तो ऑप्शन डी आपको क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। कैसे निकलेगा ये समझिए, ठीक है ना।
तो आयतन, किसी भी चीज का आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और वक्र पृष्ठ निकालने के लिए आधार की परिधि गुणे ऊंचाई हो जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन क्या होगा। देखिए, ये जो पहले बहुविकल्पी दिया हुआ है दोस्तों ना, ये पूरे चैप्टर्स के जितने बहुविकल्पी बनते हैं उनको दे दिया है। अब हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, बेलन की ऊंचाई इतना, तो बेलन का आयतन, ठीक है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आधार जो कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो आधार का माने वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और एच हो गया। अब देखिए, तो पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर का मान, आर का मतलब बेलन की ऊंचाई 7 और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या 2 है तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, और एच के जगह पर 7 लिखेंगे आप, देखिए 7 7 कट जाएगा, और 22 चौक क्या होगा, 88 होगा। ये 22 और 2 दूना के 4, 22 चौक 88। पाई का मान 22/7 होता है। अब देखिए, ये कह रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बताइए यदि इतना इतना हो। तो देखिए, शंकु जो होता है दोस्तों ऐसे बनता है, शंकु जो होता है ऐसे होता है, तो ये तिर्यक ऊंचाई यल होती है, और ये जो पूर्ण ऊंचाई होती है, और ये आर होता है। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर क्या होगा, कर्ण का वर्ग, ठीक है ना। तो यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जब करेंगे तो यल बराबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपका ऑप्शन बी आपका क्या हो दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकु का आयतन बताइए यदि ऊंचाई इतना और त्रिज्या इतना हो। तो शंकु का आयतन होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। तो बेलन के आयतन के फार्मूले पर 1/3 अगर कर देंगे दोस्तों तो आपको शंकु का आयतन निकल के आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये इसको याद कर लीजिए, पाई आर एल होता है। ये याद करने की चीज है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर हम लोग का वो काम नहीं करता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल होता है। 41 नंबर में क्या कर रहा है दोस्तों, बहुलक आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा बार आया वही आपको बहुलक होता है। तो देखिए डी क्या आ रहा है, इसमें कोई भी संख्या रिपीट ही नहीं की है, सब लोग बराबर हैं, तो कैसे आंसर आपको दिया जा सकता है। अब देखिए, किसी सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की संभावना है, ठीक है ना। शीर्ष आने की संभावना वाला चीज जो है दोस्तों, ये प्रायिकता हो गई। तो सिक्के के हेड और टेल दो पहलू होते हैं। तो प्रायिकता निकालने का ये होता है दोस्तों कि कुल कितने सिचुएशन हैं उसको नीचे रख दीजिए, और जो आपको चाहिए वो ऊपर रखिए। तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल, तो इसको नीचे रख दीजिए। और शीर्ष जो है एक सिक्का का कितना होता है, 1 होता है, तो 1/2 आपका ये आंसर हो जाएगा। और प्रायिकता में अब चलिए आगे चलते हैं, जैसे जैसे आगे चीजें हम बताएंगे। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता, ठीक है ना। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता, तो देखिए 2 सिक्का को उछालेंगे तो कुल कितनी संभावना हो जाएंगी, 4 हो जाएगी, ठीक है ना। 2 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल 4 संभावनाएं होंगी, 2 गुणे 2। और जो है एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता, तो दोस्तों शीर्ष कैसे आएगा, जब दोनों पर शीर्ष आएगा तो वही आपका 1/4 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की संभावना,
तो 3 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल कितने स्थितियां बनेंगी? 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 स्थितियां बनेंगी। और जो है तीनों पर एक साथ हेड कैसे कब आएगा? एक ही बार आएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये दोस्तों प्रायिकता वाला में अब देखिए 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर पूछ आने की संभावना, तो तीनों पर एक ही बार हेड आ सकता है और तीनों पर टेल भी एक ही बार आ सकता है। तो हेड और टेल दोनों की प्रायिकता क्या होगी? 1/8 ही होगी। ये जो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं बताइए? तो एक पासे में भैया, एक पासे के कुल 6 भाग होते हैं, आप जानते ही हैं, लूडो खूब खेले हैं आप, तो उसके 6 मने सतह होती है, वही कह रहा है। एक पासे को ऊपर उछालने पर 5 से बड़ा अंक आने की संभावना, तो 5 से बड़ा अंक केवल 6 होता है, ठीक है ना? तो कुल 6 अंक हैं, कुल 6 अंक हैं और 5 से बड़ा केवल 1 अंक है, तो 1/6 आपको प्रायिकता हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? एक पासे पर कुल 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन 5 से बड़ा अंक, 5 से बड़ा अंक केवल 1 6 है, तो उसकी संभावना यहाँ पर वो संख्या गिनना है। कुल अंकों की संख्या 6 है और जो 6 ये तो केवल एक ही बार ना आता है, तो 1/6 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये 6/6 ना कर दीजिए, काम गड़बड़ हो जाएगा। एक पासे को उछालने पर विषम अंक आने की संभावना, आप देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें जो आप विषम अंक बताइए कौन कौन से हैं? 1 3 5 6, 3 विषम अंक हैं, तो इसकी संभावना पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए कुल अंकों की संख्या कितनी है? 6, और इसमें विषम अंकों की संख्या कितनी है? 3, और कट पिट के क्या हो जाएगा? 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। एक पासे को उछालने पर 3 से बड़ा अंक आने की संभावनाएं बताइए, ठीक है ना? 3 से बड़ा अंक कितने हैं? 3 है, 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? 6 नीचे हो जाएगा और 3 ऊपर हो जाएगा। 3 ऊपर का मतलब कि 4 5 6, 3 संख्याएं हैं, 3 अंक हैं, तो कट पिट के क्या हो जाएगा? 1/2। उत्तर आप मत मैच करिएगा, बस इसको समझिए। तो इसका भी उत्तर क्या होगा? 1/2 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है दोस्तों? तो ये कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 1/√2, तो थीटा का मान क्या होती है? देखिए दोस्तों 1/2 जो होता है ये साइन 45 अंश का मान होता है, साइन 45 डिग्री। तो साइन साइन कट जाएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन सी होगा। अब इसका मान होगा, तो इसका मान पूछ रहा है दोस्तों। तो ये मैं जब आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा? त्रिकोणमिति, वहां पर इसको मैं बताऊंगा। तो देखिए, अच्छा ये मैं इसको बता ही देता हूं। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, ठीक ना? और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जब कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और गुणे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और सेक और कास कट पीट के क्या हो जाएगा बताइए? 1 होता है। तो ऑप्शन बी आपको क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा। देखिए दिया हुआ है, जो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको दिखे। भाई यहाँ पर आंसर भी मैं ढक दिया हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जब ये चैप्टर वाइज पढ़ लिया गया होता तो इसको सॉल्व करने पर, लेकिन कोई बात नहीं। तो समझ में आया ना? इसके जब हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा
गुणे सेक स्क्वायर थीटा, और ये दोनों कट पिट के एक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका ऑप्शन बी आपका क्या होगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब इसको कट पिट करना है, तो इसको कट पिट करेंगे। आइयो इसको भी कट पिट कर ही दिया जाए। ये स्टेप बाय स्टेप इरेज करता है दोस्तों। तो चलिए देखिए, काट थीटा का मान होता है कास थीटा बटा में साइन थीटा, और साइन थीटा आपको दिया हुआ है, और ये सेक थीटा दिया हुआ है। सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कास थीटा लिख सकते हैं। तो साइन साइन खत्म और कास कास खत्म, तो क्या माना जाएगा आपका, यही एक सी वाला आंसर होगा। यही तो करना था दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। एक समांतर चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, 360 होगा। चाहे कोई भी चतुर्भुज हो, उसके सभी अंतः कोणों का योगफल 360 होगा। सम चतुर्भुज के कोण होते हैं, बताइए। तो सम चतुर्भुज दोस्तों मैं बता देता हूं कि सम नाम पर न जाइएगा। सम चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी कोण समान नहीं होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सम चतुर्भुज ऐसे बनता है। सम चतुर्भुज की विशेषता है दोस्तों कि इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं, कैसे, बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। चलिए, किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर है तो चतुर्भुज होगा। जब जो है केवल एक युग्म समांतर है तो चतुर्भुज समलंब होता है। समांतर चतुर्भुज और समलंब में यही अंतर है दोस्तों कि ये है समलंब, ठीक है ना, और समांतर कौन सा है, ये है समांतर। इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, लेकिन समलंब में केवल एक भुजाएं जो है, माने किसी भी, चाहे ये हो जाए वही बस समांतर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं दोस्तों। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं कैसे, बराबर। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। ये कोण जो होंगे बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और ये दिया था सम चतुर्भुज के कोण, ठीक ना, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज दोनों में सम्मुख कोण किसको कहते हैं, इनको सम्मुख कोण कहेंगे। ये जो देख रहे हैं ये सम्मुख कोण होते हैं। समलंब में बराबर नहीं होते हैं, मैं जो आपको बताया हूं। तो किसमें होते हैं, समांतर और सम चतुर्भुज इन दोनों में बराबर होते हैं, समलंब में बराबर नहीं होते। समलंब में दोनों का योग जो होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है, ये कन्फर्म होता है। इसको आप नियम लगाएंगे, जो समांतर रेखाओं वाला नियम होता है ना, इस पर लगाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये बराबर, तो ये और ये बराबर, ऐसे करके सब जो समझ लेंगे। चतुर्भुज के प्रकार हैं, ठीक है ना। तो समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ये उपरोक्त सभी चतुर्भुज के प्रकार हैं। अब देखिए, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं यदि, ठीक है ना। तो देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा है। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, और
इसमें आधार का क्षेत्रफल अगर आप जोड़ देंगे दोस्तों इसका, और आधार कैसा होता है, वृत्तीय होता है, पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो आपको इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब यहाँ से क्या कॉमन होगा, पाई आर कॉमन दिख रहा है आपको, यल प्लस आर आर। तो ऑप्शन देखिए, यही ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और त्रिज्या इतने सेंटीमीटर, तो आयतन ज्ञात करिए। भैया आप देखिए, हम बताएंगे नहीं आपको, सीधे सीधे फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच आपको फार्मूला बता देते हैं, ठीक है ना। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दो वृत्तों की त्रिज्याओं में इतने का अनुपात है, तो परिधियों में अनुपात यही होगा, एकदम यही होगा, ठीक है ना। दो वृत्तों की त्रिज्याओं में अनुपात इतना, क्षेत्रफलों में अनुपात स्क्वायर का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 64 का आ रहा है दोस्तों, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो परिधि होगी, परिधि क्या होगी, 2 पाई आर होती है। एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर का सूत्र होता है। इसको रख दीजिए, काम खत्म करिए। तो इसको आप लोग रख करके चेक कर लेंगे। अब देखिए ये क्या कह रहा है, 66 नंबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, ये सर्वसमीका है, त्रिकोणमिति का मान इसका 1 होता है। अभी मैं बताया था, एक बीच में प्रश्न आया था, तो प्रतिस्थापन विधि से x एवं y का मान होगा। तो भैया देखिए, किसी विधि से निकालिए, सॉल्यूशन हमेशा सामान्य होता है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि इसका जब देखिए, तो x बराबर 1 और y बराबर 1 दोनों समीकरण में रखेंगे तो ये संतुष्ट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, x का मान तो 3 में 3 प्लस 1 रखिए, 4 हो जा रहा है ना, और यहाँ पर भी 1 प्लस 2 3 हो जा रहा है। तो ये जो है दोस्तों संतुष्ट कर रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। साइन 60 अंश का मान क्या होगा, कड़ी में 3/2 हो जाएगा। ये 13/31 जो दोस्तों 11 का वर्गमूल होता है, घनमूल है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो 11 का 3 बार गुणा कर लीजिए, आपको 13/31 मिल के आ जाएगा। तो 11 का 121 होता है, फिर 11 का गुणा कर लीजिए। और भी एक लॉजिक देखिए कि 2 3 और 9 किसी का भी गुणा करेंगे तो आपको अंत में 3 बार गुणा करने पर क्या, 1 नहीं आएगा। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 पर। तो काम मान पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है, इसका मान दोस्तों a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आप लगा देंगे ना, क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab पोस्ट में a प्लस बी। जब ये लगा देंगे तो आपको इसका मान आएगा। तो इसको करके देखेंगे, ये 49-13 लंबा इक्वेशन। देखिए इनको देख करके एकदम लग रहा है कि यही होगा, ठीक है ना। अगर ये कुछ अपने में गड़बड़ किए होंगे तो उसकी गारंटी आदमी नहीं लेगा। अब देखिए 26 32 और ये स्क्वायर, तो ये भी आप समझ लेंगे यहाँ पर क्या आएगा। तो मान लीजिए कि x और गुणा भाग करेंगे तो ऑप्शन बी आ जाएगा। जहाँ पर कुछ चीज़ें बताने लायक आएंगी वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत माध्य। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए n प्लस 1/2 होता है। ये जो होता है इनका योगफल निकालने का सूत्र होता है।
और औसत निकालने के लिए तो इसमें यन से भाग कर देंगे, तो ये यन से यन कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यन के जब 50 रखिए तो 51/2, 51/2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 25.5। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत माध्य बताइए। तो देखिए ये सम संख्या और विषम संख्याओं वाला भी फार्मूला है और उसको मैं बता दूंगा, लेकिन आप जो है यहाँ पर प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत तो आप तो लिख भी सकते हैं ना, 2 4 6 8 10, 5 हो गया, 12 14 16 18 और 20, इनको जोड़ लीजिए और जोड़ करके 10 से भाग दीजिए, आपको निकल क्या आ जाएगा, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या कर रहे हैं कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना, ठीक है ना, 1/4 होगा। कैसे, दो सिक्कों को उछाला जाता है तो कुल संभावना जो है 4 हो जाएगी, और दोनों सिक्कों पर शीर्ष आने की संभावना, देखिए ये चीज मैं आपको बताया नहीं, दो सिक्कों पर उछालेंगे तो कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है, ये 4 कंडीशन बनेगी। कैसे, या तो इस पर हेड हेड हो जाए, या इस पर हेड हो जाए, इस पर टेल हो जाए, ठीक है ना, या इस पर टेल हो जाए, इस पर हेड हो जाए, या दोनों पर टेल टेल हो जाए, यही 4 सिचुएशन बनेगी, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना, तो शीर्ष एक साथ एक ही हेड आ रहा है, एक साथ दोनों पर टेल आएगा, अगर कहेगा कि हेड आने की संभावना तो ये चेंज हो जाएगा, तो हेड कम से कम एक बार हेड आने की संभावना 2 हो जाएगा, तो 2/4 हो जाता, लेकिन कह रहा है कि दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तो आयतन, देखिए आयतन का फार्मूला होता है πr² एच, और जब πr² का मान 100 दिया हुआ है और एच 10 दिया हुआ है तो 100 लिखिए यहाँ पर, और एच का मान 10 लिख दीजिए यहाँ पर, सीधे आपका 1000 घन सेमी क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना बकैती बतियाने की ज़रूरत क्या है। चलिए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, इन्होंने बकैती बतियाए तो उनको बतियाने दीजिए। अब ये देखिए हल कीजिए समीकरण को, तो 10 का 2 × 5 कर दीजिए, 5 × 10 और 2 और 7 इससे निकालेंगे, तो मैं आपको बताया था कि इसका ऐसा गुणनखंड करिए, देखिए अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है तो 10 से कम 10 से रह जाएगा, तो 10 का ऐसा गुणनखंड करिए कि गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 7 है, तो 5 2 7 हो जा रहा है, यहाँ पर आप निकाल लेंगे। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो मान लीजिए कि एक 1 है और एक 4 है, तो अनुपात निकालने के लिए क्या कर देंगे, 1 और 4 का जब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, 1:16 हो जाएगा। ऐसे ही बताते रहता। देखिए सबसे बड़ी बात है कि चक्री चतुर्भुज किसको कहते हैं, ठीक है ना, एक ऐसा वृत्त जिसके चारों शीर्ष जो है अंदर से एक वृत्त की परिधि पर स्थित हो, उसको चक्री चतुर्भुज कहते हैं। और चक्री चतुर्भुज में होता क्या है दोस्तों, कि आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, यही बस करना है। ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, यदि ए का मान 55 डिग्री और बी का मान 60 डिग्री, तो सी तथा डी का मान ज्ञात करिए। आप कहेंगे कि भैया हम तो इतना जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है, और अगर एक पूछता तो आप 360 में से सबको जोड़ करके निकाल लेते, ये तो 2 ठो पूछ दिया, कैसे निकालेंगे, तो इसीलिए चक्री चतुर्भुज का है, ठीक है ना, चतुर्भुज नहीं चक्री चतुर्भुज का है।
चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये है कि उस चतुर्भुज के चारों शीर्ष जो है वृत्त की परिधि पर स्थित है और इसके आमने सामने के कोणों का मान कितना होता है 180। अगर ये 55 है तो 180 में से 55 घटा देंगे तो आपको यक्स निकल करके आ जाएगा। 180 में से 55 घटा देंगे तो यक्स निकल के आ गया और 180 में से 60 घटा देंगे तो वाई निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए तो यही काम किया है, आप लोग देख लेंगे। चलिए इतने का मान ज्ञात करिए, बस मान निकाल के रख दीजिए, टन 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 हो जाएगा। 30 अंश का मान 1/2, 60 अंश का मान भी 1/2 होता है। ये कैसे होता है, जो 30 का उल्टा 60 होता है और ये भी 1 होता है, तो इनको जोड़ देंगे तो यही आधा 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 कर देंगे। चलिए का घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो 8 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, आज देख रहा है ना, तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। तो एक ठो 2 निकाल लीजिए, एक ठो 10 निकाल लीजिए, आपका 20 घनमूल हो जाएगा। इतने को हल कीजिए, अब हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। इतने को हल कीजिए, अब हम नहीं करेंगे। देखिए 16x² बराबर 25, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25/16 का वर्गमूल निकाल लीजिए, 5/4 हो जाएगा। बहुलक बताइए, आप बहुलक बता ही देंगे। देखिए 12 जो है सबसे ज़्यादा बड़ा, यही आपका बहुलक होगा। और जो आइए हम लोग देख लेते हैं, तो देखें कि कुछ छूट तो नहीं रहा है, नहीं कुछ छूट नहीं रहा है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, कोई बात नहीं है। इतने सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। क्या कह रहा है, किसके परितः घुमाने को, ये थोड़ा सा इतने सेंटीमीटर लंबा इतने से चौड़े आयत को लंबाई के, ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर लंबा है और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा आयत है, को लंबाई के परितः घुमाने पर, अर्थात इसको जब ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो जब बेलन का आयतन पूछ रहा है दोस्तों, तो बेलन का आयतन πr² हो गया। अब देखिए ये कह रहा है कितने मीटर चौड़े, तो लंबाई के परितः घुमाने पर हमको ये लग रहा है दोस्तों कि लंबाई के जब परितः घुमाएंगे इसको, तो यही आपकी त्रिज्या होगी ना। कैसे 3/2 5 3.5/2 कर दिया, बताइए। जब हम किसी लाइन के चारों तरफ ऐसे ऐसे घुमाएंगे इसको बांध करके, तो ऐसे बनेगा ना, तो ऐसे बनेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका 3.5 ही आपका क्या हो जाएगी, बताइए। 3.5 जो होगा दोस्तों आपकी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये गड़बड़ कर दिया है कि 3.5/2 कर दिया है, ये नहीं होगा मेरे अनुसार। अगर कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो उसको देख लीजिएगा, आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर लंबे और 360 चौड़े आयत को लंबाई के परितः, देखिए तो इसको मान ली कि इसको यहाँ पर एक खूंटी गाड़ दीजिए, एक खूंटी यहाँ पर गाड़ दीजिए और इसको घुमाएंगे तो ऐसे आपको वृत्त बनेगा ना यहाँ पर, तो यही ना आपका आधार की त्रिज्या होगी। ये गड़बड़ कर रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, कंसेप्ट यही होता है और जो होगा बता दीजिएगा। समीकरण को हल करिए, तो अब मैं तो एकदम नहीं करने वाला हूँ हल,
इसको भी नहीं बताने वाला हूँ, बस मान आप लोग रखेंगे। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिए इसका कि वर्गमूल निकालिए भाग विधि से। ठीक है ना। वर्गमूल निकालिए, दो दो का पेयरिंग कर लीजिए। 4 चौके 16, 3 निकल के आ गया और फिर क्या हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। इस यहाँ पर क्या लिखते हैं, जोड़ करके लिखते हैं। यहाँ पर लिखने के लिए वर्गमूल में कैसे करते हैं, 4 ये ले जा रहे हैं तो 4 जोड़ के यहाँ पर लिख दीजिए, फिर यहाँ पर 4 लिखिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग को वर्गमूल विधि देखना होगा। ठीक है ना। पूछ रहा है कि इसमें से क्या घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो वर्गमूल निकालेंगे, दो दो का पेयरिंग करिए, इधर से दाहिने साइड से करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 बार भाग जा रही है तो 4 चौके 16, 4 लिखेंगे यहाँ पर, 4 चौके 16, फिर 4 4 लिख करके जोड़ करके यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे तो इसे कितने बार भाग जाएगी, भागफल यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना। और जब नीचे लिखेंगे तो इसको लिख करके जोड़ देते हैं। अब देखिए ये 4 4 8 हो गया। अब देखिए अब जो है यहाँ पर हम लोग फिर मैंने ये जो 4 4 8 हो गया ना, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि कितनी बार भाग लेकर के जाया जाए, तो ये इसमें 84 का 4 बार भाग जाएगा, ये 4। तो यहाँ पर जो फिर 4 4 8 जोड़ करके लिख देंगे और फिर इतना हो जाएगा, ये हो गया और ये हो गया। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर दोस्तों एक ही बार भाग जा रही है और 10 आपका क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है। तो यही 10 घटाने पर आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए का गुणनखंड कीजिए, इसका गुणनखंड करिए तो ये श्रीधराचार्य नियम पर चला गया। अगर आपको गुणनखंड नहीं आएगा तो ये हो जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ये धराचार्य या हीरो फार्मूला कहते हैं इसको। ठीक है ना। ये धराचार्य कहते हैं, इसको कहते हैं धराचार्य का सूत्र। दोस्तों याद रखिएगा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो देखिए आपको लगा कि भाई यहाँ पर एक कैसे आ गया, तो भैया b का मान ये होता है, इसका स्टैंडर्ड समीकरण ये होता है, ये a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो x स्क्वायर से जो जुड़ा रहता है वो a होता है, x से जुड़ा रहता है वो b होता है, और जो बचा रहता है वो c होता है। इससे तुलना करके रखेंगे तो आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इसमें सीधे सीधे आपको मान रखना है। ठीक है ना। अब देखिए सेक करना है तो इसको 1/cos कर लीजिएगा, काटना है तो tan कर लीजिए, आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान रख देंगे आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए दो सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। 2 सिक्का उछालने पर 4 परिणाम होंगे तथा 2 सिक्के उछालने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी। चलिए ये थोड़ा सा ज्यादा सिंपल प्रकार का क्वेश्चन हो गया। 2 सिक्के उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे, तो पूछना चाहिए लेकिन आधा अधूरा पूछ लिया है, कोई बात नहीं। किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर त्रिज्या इतने शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करिए। तो तिरछी ऊंचाई वाला जो फार्मूला आप जानते हैं उससे जो दोस्तों निकल जाएगा। तो वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, और इसको सरल कर ही लेंगे। आप को हल करना है तो इसको भी हल कर लेंगे। अब देखिए
चलिए ठीक है, अब ये आगे पीछे लिख दिया तो इसे कंफ्यूज नहीं इसका ये उल्टा लिखा तो आप सीधा लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 बराबर 0, सीधा लिख करके और क्या करेंगे 10 तिहाई 30, ठीक ना। तो 10 तिहाई 30 आपको क्या चाहिए, जोड़ने घटाने पर 13 आना चाहिए। और तो देखिए दोस्तों, जोड़ने घटाने पर 13 आना चाहिए, तो 10 दिन में जोड़ने घटाने पर 13 आएगा। अरे ये भी तो आपको पूरा होना चाहिए, माइनस वाला भी चिन्ह आना चाहिए, तो ये काम गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 गुणे 2 भी तो 30 होता है, 15 गुणे 2 भी तो 30 होता है। अब देखिए आपको यहाँ पर आएगा 15 गुणे 15 और माइनस 2 कर देंगे तो आपको ये फुलफिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x, ठीक है ना, ये हो जाएगा 13 और 15 दूना के माइनस 30, ऐसे कर देंगे तो आपका ये कट हो बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये 343 देख रहे हैं, तो ये 3 का मतलब घनमूल हो जाएगा और ये वर्गमूल हो जाएगा। तो 576 जो दोस्तों ये 24 का वर्गमूल है, 24 का वर्ग करेंगे तो 576 आता है। और 343 जो दोस्तों ये 7 का घन है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 7 गुणे 24, आपका जो कट पिट का आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गुणनखंड कीजिए, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतने का मान बताना है, मान रखिए, फटाफट आगे बढ़ जाइए। मान निकालने को मैं आपको शुरू में बताया था, कुछ नहीं याद रखे तो 0 1 2 3 4 लिखिए, सब में 4 से भाग दीजिए। मैं फिर दोबारा बता दे रहा हूँ, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो ये 0 डिग्री का मान होगा, ये 30 का होगा, ये 45 का होगा, ये 60 का होगा, ये 90 का होगा। ये जो निकल के आता है ये साइन निकलता है, ठीक है ना, साइन थीटा का। और कास्ट थीटा का मान कैसे निकलते हैं, इसी का उल्टा कर देंगे तो आपका ये क्या होगा, साइन 0 का मान, पहले मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। साइन 0 का मान 0 होता है, 1/2 होगा 30 का, और 1/√2 होगा, √3/2 होगा, और 1 हो जाएगा। ये साइन 30 अंश का मान हो गया। और उल्टा लिख देंगे तो यही जो होगा कास का मान हो जाएगा, ठीक है ना। उल्टा कैसे लिखेंगे, 1√3/2, और ये अपने जगह पर ही रहेगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इधर से लिखना शुरू करिए, देखिए, तो ये इसी जगह पर, ये फिर यहाँ पर, ये यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कास का मान। और तो जब आपको फिर tan का मान निकालना है, tan 0 का मान निकालना होगा, अगर आपको क्या करेंगे, तो साइन 0 का मान 0 होता है, 0 रखिए और 1 से भाग दीजिए। 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। साइन 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा। तो ये हो गया tan का मान। और काट का मान निकालना होगा, काट का, फिर काट बराबर होता है कास बटा में साइन होता है, 1/0 करेंगे भाई, कास को ऊपर करेंगे, साइन को नीचे करेंगे, तो ये इन्फिनिटी हो जाता है। इसी तरह से जिसका मान निकालना हो कर दीजिए। और सेक और कोसेक में तनिक भी कंफ्यूज नहीं करना है। मान लीजिए कि आपको सेक 30 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो आप इसको तुरंत 1/ कास में बदल दीजिए, कास 30 डिग्री, काम खत्म हो जाएगा। चलिए, सत्रह सेंटीमीटर लंबे और इतने मीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बेलन का आयतन, ठीक है ना। अब देखिए, जो मैं आपको कह रहा था, यहाँ पर आधा नहीं कर रहा है। अब देखिए 17 सेंटीमीटर लंबे
ये लंबा हो गया 17 सेंटीमीटर और ये हो गया चौड़ा 17 और 7। आपका कह रहा है 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े, ठीक है ना, आयत की चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन के आयतन का आयतन बताइए। तो दोस्तों ये देखिए, इस प्रश्न के उत्तर को मैं एकदम सिरे से काट रहा हूँ, ये गलत दिया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये ख्याल कर लीजिए कि जिसके परितः घुमाया जाएगा, जिसके परितः घुमाएगा, जिसके परितः घुमाया जाएगा वह जो है दोस्तों क्या बन जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो चौड़ाई के परितः घुमाया जा रहा है तो ये हाइट हो गया, और तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी, त्रिज्या 17 हो जाएगी। और यह जो हो गया 7 हो गया, आप यहां से निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये याद रखिए, जिसके परितः घुमाया जाएगा वह ऊंचाई बन जाएगा। इससे पहले वाला भी एक प्रश्न था, वो गड़बड़ कर रहा था। चलिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो वृत्त की त्रिज्या पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे। बहुलक ज्ञात करो तो बहुलक आप देख लेंगे, 0 जो है 3 बार आया है, सबसे अधिक बार आया है, तो यही आपको बहुलक हो जाएगा। पंद्रह नंबर पृष्ठ है। और इतने का मान तो देखिए, घनमूल निकालना है, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इतने के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है कि ये 3/7 कर दीजिए, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2b का स्क्वायर हो जाएगा, और a माइनस बी के फार्मूला पर तो प्लस माइनस आ जाएगा आपका। वक्र पृष्ठ ज्ञात करिए, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करिए। तो वक्र पृष्ठ होता है, माने आधार का त्रिज्या का, वो जो वृत्त का जो है परिधि गुणे ऊंचाई 2πr इंटू एच होता है। वृत्त का व्यास 14, परिधि निकल जाएगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखो, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 d1 d2, माने दोनों विकर्णों का गुणनफल, ठीक है ना। इसको याद रखिए, महत्वपूर्ण है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल। और ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है दोस्तों कि समांतर भुजाओं का योग 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग b1 + b2 जो किया है ना, गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई आपको दिया रहेगा, इसको ऊंचाई कहते हैं, ये ऊंचाई हो गया, और समांतर भुजाएं ये, और ये समांतर भुजाएं हो गए। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं को योग गुणे ऊंचाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई संख्याओं का बहुलक ज्ञात करिए। बहुत बहुलक पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, बहुलक 1 2 1 3 6 बता रहा है, अर्थात ये भी है, ये भी है, ये भी है, मैंने ये 2 2 बार आई हैं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे तो ये सभी बहुलक हो गई, ठीक है ना।
माध्यिका ज्ञात करिए। तो पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं, ठीक ना। कुल पदों की संख्या 13 हो गई। तो 13 जो है विषम है दोस्तों, ठीक है ना। 13 जो है, जो कि विषम संख्या है, तो 7वां पद जो होगा दोस्तों, भाई 6 इधर और ये बीच में आ गए बाबा जी माध्यिका। और कैसे निकालेंगे, तो 13 है तो एक जोड़ करके 2 भाग दे, 7वां पद जो आपका माध्यिका होगा, तो देख लीजिए 3 3 6 1 7, 5 जो होगा दोस्तों आपको क्या होगी, माध्यिका होगी। आरोही अवरोही क्रम में लिख लीजिए और बीच वाला जो है दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करिए। 11 जो विषम है वो कौन सा होगा, 5 इधर 5 इधर, और ये जो बच जाएगा आपका माध्यिका होगा, तो 6वां पद होगा। अरे भाई इधर से देखें तो 6वां पद हुआ। कर्णीगत राशियां लिखिए, कर्णीगत राशियां लिखिए। तो भैया कर्णी में जो है वो राशियां, कर्णी का घातांक बताइए, ठीक है ना। ये कह रहा दोस्तों, किसी राशि का जितना कर्णी मूल हो वह वही घातांक होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है। ये लिखने का मतलब ही होता है दोस्तों कि घातांक इसका क्या होता है, बताइए। ये करणी का घातांक 2 हो गया यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 2 ही है, लेकिन ये न जाने कैसे डिफ्रेंशिएट कर दिया है। करणी का घातांक बताइए। चलिए ये गड़बड़ सड़बड़ लिखा है, जिससे मान ली कि ये होता है वर्गमूल और ये होता है घनमूल। तो यहाँ पर कुछ ना लिखा हो तो 2 मानना जाता है, ठीक है ना। तो इसकी घातांक 2 हो गई और इसकी घातांक 3 हो गई। घनमूल निकालने की कितनी विधियां, 2 विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। देखिए कोई भी संख्या जो पूर्ण घन है उसका घनमूल निकालने की 2 विधियां हैं, गुणनखंड विधि और शार्ट मेथड। शार्ट मेथड चलिए, ये घनमूल कह रहा है दोस्तों, वर्गमूल नहीं कह रहा है। वर्गमूल की 2 विधियां हैं। अब देखिए बेलन किसे कहते हैं, खूब आप अच्छे से जानते हैं बेलन किसको कहते हैं। ये है बेलन। शंकु किसको कहते हैं, ये भी शंकु जानते हैं, ठीक है ना। मैं दोस्तों इसीलिए चल रहा हूँ कि मैं मान के चला हूँ कि सब क्वेश्चन आप लोग को आ रहे होंगे। अरे आयतन निकालना है, ऊंचाई दिया है 24, ठीक है ना। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है तो त्रिज्या ज्ञात करना है, रख दीजिए 132 1/3 आर है। आर तो निकालना है आपको, यहाँ पर गुणा भाग करके निकल आएगा। जब फार्मूला जानते हैं, तिर्यक ऊंचाई वाला फार्मूला आप जानते हैं, उस पर काम करता है ये पाइथागोरस प्रमेय पर। तो दोस्तों लगभग जो है हर एक प्रकार के क्वेश्चन जो है टच हो गए हैं, ठीक है ना। और आशा करते हैं कि अब आपको बहुत हेल्प मिलेगी। संख्याओं का औसत निकालना है, योग बटा में कुल संख्या। व्यास का अनुपात इतना है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, बताइए। व्यास का अनुपात इतना ही है तो उनका ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है, तो यहां से निकाल लेंगे आप पाई आर स्क्वायर एच से, ठीक है ना। प्रयुक्त लोहे का आयतन घटा देंगे R1 में से R2 तो निकल आएगा
तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये सब प्रश्न आपको आ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये देख रहे हैं कि ये सब प्रश्न अब आप कर लेंगे, ठीक है ना। और मेरे क्लास का उद्देश्य यही था कि बेसिक चीज़ें आपको बता दिया जाए ताकि आपका इस सब्जेक्ट से भ्रम दूर हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए ताकि आपको दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आप सभी को पुनः धन्यवाद।